हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि आगामी यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होगा उसके लिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आंसर की हमारी आ चुकी है और सभी विद्यार्थी जो है वह पूछ रहे हैं कि सर अब आगे की तैयारी कैसे करें। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थी तो अभी रिजल्ट का ही इंतजार कर रहे हैं आंसर की मिलाने के बावजूद कि सर इतने में मेरा हो जाएगा क्या, इतने क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जाएगा क्या, चांस है क्या। या फिर बहुत सारे विद्यार्थी जो है वीडियोस देख रहे हैं कि एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता दूं, एक्सेप्टेड कट ऑफ जो भी है आपको पता है अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आंसर की आप सभी ने मिला ली है। तो दोस्तों अभी फिलहाल जो है अगर आपने आंसर की मिला ली है और आपका स्कोर अच्छा नहीं बन रहा है, अच्छे का मतलब अगर 80 से कम बन रहे हैं नंबर, है ना, अगर 80 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा, अगर 80 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोस्तों तो तैयारी में लग जाइए, है ना। 80 से ऊपर है तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि नेट आपकी हो जाएगी। हाँ, 90 या 95 से प्लस हैं आपके क्वेश्चन सही तो जेआरएफ के भी पूरे पूरे चांस है। बट दोस्तों 80 से अगर आपके नंबर नीचे है तो आप तैयारी में जुट जाइए, बिल्कुल बिल्कुल भी समय जो है व्यर्थ नहीं करना है आप सभी को। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आज हम इन 5 इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करने वाले हैं। और ये टिप्स दोस्तों जो आगामी, जैसे कि अगर मान लीजिए दिसंबर के अंदर अगर एग्जाम होता है दोस्तों तो ज़्यादा समय हमारे पास नहीं बचा है, लिमिटेड समय है। और अगर दोस्तों आगे जून 2024 में भी हमें एग्जाम देखने को मिलेगा, ये 5 टिप्स आपको हर एग्जाम के लिए क्या होगी दोस्तों, रामबाण साबित होगी। हम स्पेशली यूजीसी की बात करने वाले हैं, यहाँ पर यूजीसी का नेट का जो एग्जाम होता है उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। और काफ़ी लंबे समय बाद में यूट्यूब पे अपनी क्लास हुई है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है मैं फिलहाल मेरे घर पे आया हूँ, है ना, कुछ एग्जाम्स के चक्कर में रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही है। लेकिन हाँ, बहुत जल्द जो है दोस्तों एग्जाम जैसे ही खत्म होंगे फिर एप्लीकेशन पर भी अपनी रेगुलर क्लास होगी। अपना प्राचीन भारत वाला कोर्स चल रहा है, उसको रेगुलर करेंगे और बाकी जो कोर्सेज जो मैंने अनाउंस किए हैं वो भी हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, 5 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर अपकमिंग नेट जेआरएफ एग्जाम। अब अपकमिंग की बात करें तो वो दिसंबर में भी हो सकता है। ठीक है, दिसंबर में होगा, उसके बाद में दोस्तों जून के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 5 महत्वपूर्ण टिप्स हैं जिनको आप सभी को जानना जरूरी है। अगर कोई फ्रेशर है जिसने अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है तो वह भी ध्यान से सुन ले। और दोस्तों अगर कोई अटेम्प्ट दे चुका है 1-2 बार तो उसे भी सुन लेना चाहिए। और दोस्तों आप सभी को एक बात जरूर मालूम होनी चाहिए कि अभी ज्यादा समय हमारे पास नहीं बचा है, बिल्कुल भी, है ना। आपको लगता है कि हाँ यार अभी तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने। दोस्तों नहीं, ये 5 महीने ऐसे निकल जाएंगे और तैयारी के लिए बहुत कम है। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे। देखिए, सबसे पहली टिप जो हर विद्यार्थी फॉलो करता ही नहीं है ना, और करते भी होंगे तो 100 में से 10 या 20 लोग ही करते होंगे, 80% लोग करते ही नहीं है। वो क्या है दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, हमारा सिलेबस। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज है हमारा सिलेबस। इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, बहुत बार बच्चों को बोल चुका हूँ कि सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस अपने पास में रखिए, उसका पाठ्यक्रम अपने पास में रखिए। बिकॉज दोस्तों सिलेबस के इर्द गिर्द ही हमारे जो है प्रश्न घूमते हैं, हमारा विषय जो है वो उस सिलेबस के इर्द गिर्द ही घूमता है। सिलेबस तो पूरी धुरी है हमारी तैयारी की, बिल्कुल दोस्तों। अब सिलेबस ही अगर आपके पास नहीं होगा तो दोस्तों आप ऐसे भटकोगे जैसे कि आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, आपको डेस्टिनेशन का पता ही नहीं, बस घूमते जा रहे हो घूमते जा रहे हो घूमते जा रहे हो। तो दोस्तों सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस के बिंदुओं को पढ़िए अच्छे से दोस्तों, उनका अध्ययन कीजिए। उसके बाद में दोस्तों जानिए कि किन किन टॉपिक्स पर जो है दोस्तों क्या ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, सिलेबस आपके पास होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस दोस्तों आपके फोन में नहीं होना चाहिए, सिलेबस आपके स्टडी टेबल पर होना चाहिए। ठीक है, ये बात भी मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं। ठीक है, और दोस्तों मुझे इसका अंदाजा ऐसे लगा बिकॉज अभी हमसे बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और बच्चे बोलते हैं कि सर, जैसे कि फिलहाल मैंने जून के लिए टेस्ट सीरीज निकाली थी तो बच्चे बोलते थे सर आपने सीधा इसमें यूनिट 1 लिख रखा है, आपने ये नहीं लिख रखा कि कौन से टॉपिक का टेस्ट है ना, यूनिट 2 लिख रखा है, आपने टॉपिक नहीं लिखा। तो दोस्तों अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा ना यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है। विदाउट सिलेबस आप तैयारी करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि यूनिट 1 किसकी है और यूनिट 10 किसकी है ना। तो दोस्तों सिलेबस आप अपने पास में रखिए, और न सिर्फ पास में रखना है, उसको पढ़ना भी अच्छे से। आपको याद होने चाहिए कि भाई अगर सीधा आपको रैंडमली आ जाए कि क्वेश्चन यूनिट 6 में क्या है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए यूनिट 6 किससे रिलेटेड है ना, पता होना चाहिए दोस्तों। सिलेबस को अपने पास रखो, आराम से 1-2 दिन इसका अध्ययन करो, अच्छे से देखो दोस्तों। ठीक है, तो पहला तो इंपॉर्टेंट यही है कि आपको अपने सिलेबस पर फोकस करना है। चलिए दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों PYQ। दोस्तों सुबह की चाय के साथ और रात को डिनर करने में सोने से पहले दोस्तों नियम बना लो। अगर दिसंबर वाले के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो आप जून वाले के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोस्तों नियम होना चाहिए आपका कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है दोस्तों वह तो आपको निकालने ही निकालने हैं, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोस्तों निकालने ही निकालने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और दोस्तों यह जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किसके निकालने हैं, आपको नेट के ही निकालने हैं, ठीक है, नेट जेआरएफ के ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने हैं। न तो दोस्तों आपको इसमें यूपीएससी के निकालने हैं, न आपको दोस्तों स्टेट पीसीएस के निकालने हैं, न आपको दोस्तों पीजीटी के निकालने हैं, ओनली नेट जेआरएफ के पीवाईक्यू निकालने हैं। बिकॉज दोस्तों हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमें मेंटली भी उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। और दोस्तों मेंटली हम प्रिपेयर कब होंगे, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, हमें पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, हमें पता चलेगा कि हमारा लेवल कितना है दोस्तों, तभी हम जो है दोस्तों कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको नेट जेआरएफ के ही जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने। दोस्तों मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग में उठ के फ्रेश वगैरह होके नहा धो के चाय पी के उसके बाद दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट निकाल लो, है ना, नियम बना लो इसका, ठीक है, नियम बना लो कि हाँ दिन में 2 प्रैक्टिस सेट तो निकालने ही निकालने हैं। क्योंकि समय दोस्तों कम रहता है, और समय कम रहता है दोस्तों तो उसके बाद में क्या होता है फिर लास्ट में ऐन वक्त पर हम ये सारी चीजें नहीं कर पाते। तो आपको ये नियम बनाना है, आपको ये नियम बनाना ही है कि आप सभी को सुबह उठने के साथ ही, बिकॉज दोस्तों सुबह माइंड फ्रेश होता है, ठीक है, माइंड फ्रेश होता है और मस्तिष्क एकदम खाली होता है, दिन भर के विचार जो है माइंड में नहीं रहते हैं, ठीक है। आराम से उठिए और उठ के चाय वगैरह पीजिए, फ्रेश हो जाइए, और दोस्तों 1 घंटा या फिर आधे घंटे में जितने भी समय में आप करते हो अच्छे से शिद्दत से एक प्रीवियस सेट निकाल के आराम से फिर आप अपने काम में लग सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी बात दोस्तों, रात को सोने से पहले भी दोस्तों आप एक प्रैक्टिस सेट निकालिए। अगर दोस्तों दोनों समय नहीं निकाल सकते हो तो कम से कम एक तो निकालिए ही सुबह उठते ही। पीवाईक्यू निकालना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये हमें दृष्टिकोण देते हैं हमारी आगामी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि आपने मेरी मैराथन क्लास देखी होगी दोस्तों, जिसका नाम था इतिहास की आकाशगंगा। दोस्तों बहुत ही कारगर सिद्ध हुई वो। जो 16 जून को जो एग्जाम लगा था उसकी मॉर्निंग शिफ्ट वाले विद्यार्थियों का कहना है कि उसमें से डायरेक्ट 15 से 20 क्वेश्चन उसमें से देखने को मिले। तो दोस्तों उसमें मैंने आपको बहुत सारे प्रश्नों पर गारंटी दी थी कि विद्यार्थियों इसको पढ़ना, इसकी गारंटी है, ये आएगा, इसके आने के चांस है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो दोस्तों वो कोई चमत्कार नहीं था, वो दोस्तों बार बार पुराने प्रश्न पत्रों का जब हम अध्ययन करते हैं तब हम इतने सक्षम हो जाते हैं कि हम अनुमान लगाते हैं कि ये क्वेश्चन इस बार आना चाहिए। बिकॉज दोस्तों जब हम बार बार अध्ययन करते हैं पुराने प्रश्न पत्रों का तो हमें एक ये भी दृष्टिकोण मिलता है कि एग्जामिनर किन तथ्यों पर ज्यादा फोकस कर रहा है, किन तथ्यों पर पूछे जाने के जो है प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और दोस्तों ऐसा बहुत से एग्जाम में होगा, मैंने जितने भी एग्जाम दिए दोस्तों मैं पहले ही श्योर हो जाता था कि इस बार ये 2 4 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और दोस्तों हर बार ऐसा हुआ है ना। अब चाहे आप इसे कुछ भी मानिए लेकिन हर बार ऐसा हुआ है। और मैंने भी आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई है दोस्तों जो एज इट इज आई है, और अभी बहुत सारी चीजें इस बार नहीं आई, वो अगली बार आएगी, देखना दोस्तों। हमारी जो इतिहास की जड़ी बूटी वाला फोल्डर है उसमें जितनी सारी वीडियोस है उसमें से कुछ चीजें अगली बार आने वाली है। बिकॉज मैंने आपको बताया कि जो करंट में घटना घटित होती है एनटी क्या करता है, वो उस समय ना पूछ के उससे आगे वाले एग्जाम में पूछता है। ऐसा मैंने 2-3 बार फोकस किया कि जैसे कि मान लीजिए जून में एनटीए का एग्जाम है, नेट का एग्जाम है, और अगर कोई घटना फरवरी मार्च में घटित होती है तो वो जून वाले में नहीं पूछ के उसको उससे आगे वाले में पूछेगा, दिसंबर वाले में। ये चीज मैंने नोटिस ही करी। तो देखना दोस्तों इस बार वाले में नहीं, मेरा तो फर्ज था कि उसको समय पर करवाना, लेकिन इस बार वाले में नहीं तो अगली बार वाले में वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। देखना दोस्तों आप, है ना, फिर आप खुद मुझे बोलिएगा कि सर आपने कहा था। और बहुत सारी चीजें तो इस बार वाले में भी आई है, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों पीवाईक्यू निकालने हैं, आपको नियम बनाना दोस्तों। जैसे आपका रोज का नियम है सुबह उठना, ब्रश करना, फ्रेश होना, नहाना धोना, खाना पीना सब कुछ, वैसे ही दोस्तों अपनी दिनचर्या में इसको भी शामिल कर लीजिए। आप चाहे वर्किंग हो, आप चाहे नॉन वर्किंग हो दोस्तों, चाहे आप गृहिणी हो, ठीक है दोस्तों, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। और अगर आप टॉपिक पढ़ते पढ़ते साथ साथ पीवाईक्यू लगाएं तो बेटर है। लेकिन दोस्तों एक टॉपिक को पढ़ने में हमें 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन दोस्तों पीवाईक्यू हम रोज का एक निकाल सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सेट जो है रोज का एक निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहली टिप्स हुई कि हमें अपना सिलेबस अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें निकालना है, सोल्व करना है, ताकि हमारा मस्तिष्क एनटीए नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो सके। और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ नेट जेआरएफ के ही क्वेश्चंस सोल्व करने हैं आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट टिप क्या है हमारी, पेपर 1 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शायद आपके लिए नहीं भी होगा, है ना, बिकॉज मैंने ये चीज नोटिस की है। और दोस्तों न सिर्फ नोटिस की है बल्कि मैं कह सकता हूं ये बात एकदम कि विद्यार्थी पेपर 1 को बहुत हल्के में लेता है, ठीक है। क्योंकि अक्सर जो क्वायरीज आती है पेपर 1 को लेकर वो 1 महीने पहले आनी शुरू होती है। ऐसा ही मैंने पाया है कि अगर पेपर 1 को लेकर मेरे पास कॉल आए कि सर पेपर 1 के लिए क्या किया जाए, तो दोस्तों वो 20 दिन पहले एग्जाम के या फिर 1 महीना पहले ही ज्यादा कॉल आए हैं, बशर्ते कि पेपर की डेट अगर अनाउंस हो चुकी है तो, है ना।
तो वो 20 दिन पहले, 1 महीने पहले ही बच्चे फोन करते हैं। इट मीन्स बच्चे जो है पेपर 1 को बहुत हल्के में ले रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों पेपर 1 को हल्के में आप तब लेते हैं जब ये क्वालिफाइंग नेचर का होता, लेकिन दोस्तों ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। इसके नंबर आपके पूरी कट ऑफ के अंदर जुड़ते हैं, इसके नंबर ऐड होते हैं दोस्तों। तो फिर क्यों आप इसको इतना हल्के में लेते हैं? बल्कि आप सभी लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि पेपर 1 स्कोरिंग है। पेपर 1 में अगर दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें इजीली 35 से 40 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, और करते भी हैं विद्यार्थी, 40 प्लस भी सही करते हैं। बिकॉज दोस्तों स्कोरिंग होता है, इसमें आप जितना अध्ययन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका साथ देने वाला है पेपर 1। बिकॉज दोस्तों ये स्कोरिंग होता है। मैं विद्यार्थियों को हमेशा बताता हूँ, बोलता भी हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि पेपर 1 को आप शुरू से ही तैयार करिए। पेपर 1 को दोस्तों आप ऐसा नहीं है कि 1 महीने पहले लग गए हैं, है ना, शुरू से ही आप प्रिपेयर रखिए। बिकॉज दोस्तों पेपर 1 स्कोरिंग होता है। हिस्ट्री में आप इतना स्कोर नहीं कर पाओगे दोस्तों। हिस्ट्री में 50% स्कोर करने में बहुत जोर आ जाएगा आपको। 100 में से 50 क्वेश्चन सही करने में दोस्तों, अगर कोई बार बार पेपर दे रहा है तो वो सक्षम हो जाता है। अगर कोई दोस्तों पहली दूसरी बार दे रहा है तो कुछ लोगों को अगर हम अपवाद छोड़ दें तो दोस्तों 50 क्वेश्चन सही करने में बहुत जोर आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आप इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में भी दोस्तों 50% स्कोर कर सकते हैं। 50% यानी कि 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आप इजीली सही कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर प्रैक्टिस करो, अच्छे से अध्ययन करो, तो दोस्तों आप 30 प्लस भी क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो पेपर 1, है ना, पेपर 1 के लिए दोस्तों बहुत कुछ है मार्केट के अंदर। जैसे कि मैं बच्चों को केवी स्मदान की पुस्तक जो है सजेस्ट करता हूँ, वो अच्छी किताब है, उसे आप पढ़िए, क्योंकि मैंने भी उसी को पढ़ा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास कोई बुक नहीं थी। और बाकी जो आपके पास है, अगर आपको लग रहा है सफिशिएंट है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है, जो आपके पास है अगर सफिशिएंट है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। प्लस दोस्तों इसके साथ आप एक और ऐड कर लीजिए चीज, है ना, एक और चीज ऐड कर लीजिए आप इसके साथ। वो क्या है? वो ये है कि इसके भी पीवाईक्यू निकालने हैं आपको, इसके भी पीवाईक्यू निकालने हैं। यानी कि दोस्तों पेपर 1 के भी पीवाईक्यू निकालिए, है ना। पेपर 1 के आप पिछले 2 अटेम्प्ट के भी निकाल लोगे ना। 2 अटेम्प्ट यानी कि दोस्तों पहले तो क्या होता था कि एक ही पेपर लगता था, चाहे कोई व्यक्ति का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, चाहे किसी का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कुछ भी है, लेकिन फर्स्ट पेपर जो है वो एक ही लगता था 2017 तक तो। लेकिन 2017 के बाद में दोस्तों ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने शुरू हो गए, और ऑनलाइन के अंदर सभी के जो फर्स्ट पेपर भी अलग अलग होते हैं। हिस्ट्री वालों का फर्स्ट पेपर अलग आता है, पॉलिटिकल वालों का अलग आता है। तो एक साल के अंदर ही 10-12 हमें फर्स्ट पेपर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप ये पुराने एक साल के भी सेट निकाल लोगे ना, कम से कम 20-22 क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, या फिर 10-12 जो भी है, तो दोस्तों उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और इसमें इजीली स्कोर कर सकते हो। इसके अंदर पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ के अंदर दोस्तों 5 में से 4 क्वेश्चन तो इजीली आप सही कर सकते हो। रीजनिंग देखिए, ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन आते हैं, है ना, और नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप सही कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो है आपका पोर्शन स्कोरिंग रहता है, ठीक है, इसमें आप काफी स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सीडी रोम और इनके फुल फॉर्म पूछी जाती है। अब थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों थोड़ा बहुत अध्ययन करने पर डेफिनेटली आप वो क्वेश्चन सही कर सकते हो। 20 क्वेश्चन तो मैं आपको एज इट इज बता सकता हूँ कि 50 में से 20 तो आप बिना तैयारी के भी अच्छे से स्कोर कर लोगे। और बहुत सारे विद्यार्थी करते भी हैं, और जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, जिनका स्कोर 20 प्लस हुआ है, वो जानते भी हैं इस बात को कि इजीली ऐसा पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसको आप बिल्कुल ही हल्के में लीजिए कि आप 1 महीने पहले बैठ रहे हैं, 2 महीने पहले बैठ रहे हैं। इसकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। बिकॉज दोस्तों इसके नंबर आपकी कट ऑफ में जुड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री के स्कोर ही आपका जुड़ेगा, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। पहले इसको क्वालिफाइंग नेचर का माना जाता था, लेकिन दोस्तों अभी जो है इसका नंबर, इसका पूरे नंबर जुड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके साथ में पीवाईक्यू लगाइए। अगर आप दिन को 2 भागों में बांटते हैं, आई मीन टू से दैट कि अगर आप मॉर्निंग के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, और रात को सोने से पहले आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पेपर 1 का पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। सुबह उठते ही हिस्ट्री के लगा लीजिए, या फिर रात को सोने से पहले एक पीवाईक्यू पेपर 1 का लगा लीजिए। ऐसे दोस्तों संतुलन बना के तैयारी कीजिए, तभी जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे, ठीक है। पेपर 1 में दोस्तों जब अगर आपके 30 प्लस स्कोर होगा, इट मींस आप सेफ कंडीशन में है। 30 से कम क्वेश्चन है दोस्तों तो थोड़ा बहुत आपको मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। मेरी जेआरएफ हुई थी दोस्तों, उस समय मेरा 30 प्लस ही स्कोर था। मेरी नेट हुई थी, उस समय भी मेरा 30 प्लस स्कोर था। जब मेरा 30 से कम स्कोर था दोस्तों, तब मेरी नेट भी नहीं हुई और जेआरएफ भी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों हाँ, जब 30 प्लस था 2019 के बाद से लेकर जब कंटिन्यू अगर मेरी नेट भी हो रही है, जेआरएफ हो रही है, तो पेपर 1 के अंदर 30 प्लस स्कोर रहा है मेरा, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं इस अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि 30 प्लस स्कोर लेके चलिए, ठीक है। बिकॉज हिस्ट्री के अंदर 50% स्कोर करना भी थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, तो अभी आप खुद एग्जाम दे के आए हो बच्चों, आप खुद ये बात मान सकते हैं और कह भी सकते हैं। और आपका स्कोर मेरे पास है भी, बच्चों ने मुझे अपना स्कोर शेयर किया और मेरे पास आपका स्कोर भी है, और मैं जानता हूं किसने किस एग्जाम में कितना स्कोर किया है, ठीक है। चलो दोस्तों, ये तीसरी टिप थी हमारी। चौथी टिप देखते हैं क्या है। सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल। देखिए दोस्तों, आप सभी को अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको सिलेक्टेड रखना है ना। विद्यार्थी क्या है, समय के साथ साथ जो है अपनी अध्ययन जो लिस्ट है, अपनी बुक लिस्ट जो है वो बदलते रहते हैं, ठीक है।
चलिए ठीक है, मान लिया कि समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपको लगे कि हाँ मेरी द्वारा खरीदी गई जो पुस्तक है वो सच में इस लायक नहीं है कि वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई उससे हो सके, तो आपको बदलना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक दो प्रश्नों के आधार पर आजकल विद्यार्थी क्या करता है कि अगर एक प्रश्न भी उसको मिल जाता है कि यार ये वाला क्वेश्चन इस किताब के अंदर है, तो दोस्तों वो अपना पूरा स्टडी मटेरियल ही बदल लेता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने 2019 में जो किताबें खरीदी थी उन्हीं किताबों के आधार पर दोस्तों मेरा नेट हुआ और उन्हीं किताबों के आधार पर मेरा जेआरएफ भी हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैंने 2019 के बाद में अपनी बुक लिस्ट बदली तब जाके मेरा जेआरएफ हुआ। दोस्तों उन्हीं नोट से मैंने नेट निकाला और उन्हीं नोट से मैंने जेआरएफ भी निकाला, और दोस्तों एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार निकाला, ठीक है, सिर्फ उन्हीं नोट से। और दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूं कि ऐसे हमारे बहुत सारे सीनियर हैं जो राजस्थान में प्रशासनिक जो सेवाएं हैं, जो सबसे प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती है, वो 2012 के उनके फिक्स बने नोट्स थे। उन्हीं 2012 वाले नोट्स से दोस्तों वो कुछ लोग कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर बने, और उन्हीं 2012 वाले नोट्स से वो आगे चलकर एसडीएम भी बन गए, और फिर उन्हीं 2012 वाले नोट्स को दोस्तों उन्होंने दोबारा पढ़ा और अन्य भर्तियों में भी वो सिलेक्ट हो गए। यानी कि सेम नोट से, बस करंट अफेयर्स दोस्तों बदलता रहता था। तो वैसे ही अपना स्टडी मटेरियल आपको फिक्स रखना है। ऐसा नहीं है कि आप परीक्षाओं, जैसे जैसे नई नई परीक्षा आए अपना स्टडी मटेरियल भी आप बदलते रहें। दोस्तों इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि फिर हमें कुछ भी फिक्स याद नहीं रह पाता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बजाय 10 किताबें पढ़ने के एक ही किताब को 10 बार पढ़ लीजिए। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हमने इस पुस्तक का अध्ययन अच्छे से कर लिया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 से 4 बार इस पुस्तक का अध्ययन कर लिया है। दोस्तों पुस्तकें सारी ही अच्छी होती है, ठीक है, हर राइटर चाहता है कि मेरी पुस्तक में से क्वेश्चन आए, हर राइटर मेहनत से पुस्तक बनाता है, पुस्तकें सारी अच्छी होती है, बशर्ते आप उनका महत्व समझे, ठीक है। और दोस्तों बुक लिस्ट मैंने आपको नए साल पर एक वीडियो डाली थी, उसमें बुक लिस्ट मैंने आपको दे रखी थी कि कैसे कैसे कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करना है। बुक लाओ तो दोस्तों थोड़ा बहुत पूछ लिया करो, थोड़ा बहुत सर्च कर लिया करो, ऐसे ही नहीं किसी की सुन सुना के आप किताबें ले आओ, ठीक है, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया करो, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, बार बार फिर हम स्टडी मटेरियल भटकाव नहीं होता है ना, बार बार हम भटकते नहीं, हम एक बार फोकस करके हमारा एक बार अच्छी बुक ले आओ और दोस्तों बार बार फिर उसका अध्ययन करते रहो। दोस्तों हो सकता है कि मैंने जो बुक लिस्ट दी है उससे आप सहमत नहीं हो, ठीक है, हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों को बुक लिस्ट अच्छी भी लगती है और बहुत सारे विद्यार्थियों को अच्छी नहीं भी लगती है। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एज इट इज उसे फॉलो कीजिए। सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, सबके मस्तिष्क की क्षमताएं अलग अलग होती है, सबका समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो दोस्तों आपको जो बुक अच्छी लगे आप मार्केट जाइए, मार्केट जाके आपको जो चैप्टर टफ लगता है उसको थोड़ा बहुत पढ़ के देखिए, वहां उस पुस्तक से पढ़ के देखोगे, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मामला बैठ जाएगा, ईजी है पढ़ने में, तो दोस्तों आप उस पुस्तक के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज आप कोई और बुक भी खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन हाँ कुछ अच्छी पुस्तकें खरीदनी जरूरी है, बिकॉज एग्जामिनर जो है वह भी अच्छी बुक किताबें ही खरीदता है। और दोस्तों शॉर्टकट के तरीके में मत जाइए। बहुत सारे विद्यार्थी उम्र 21 साल है, उम्र 22 साल है, और पूछते हैं कि सर कोई गाइड बताइए जिसके अंदर एक में ही सब कुछ आ जाए। अगर आपकी उम्र 38 साल होती है, 39 साल होती है, तब तो मैं सोच सकता हूँ कि चलो ठीक है, उम्र का अंतिम पड़ाव है, परीक्षाओं का जो है एक उम्र सीमा भी सरकार ने निर्धारित की हुई है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि चलो बच्चों आप ये किताब पढ़ लो, इससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ हो क्या रहा है, विद्यार्थी की उम्र है 21 साल 22 साल, जो उम्र गहराई से अध्ययन करने की है उसमें विद्यार्थी शॉर्टकट अपनाने की सोच रहा है। तो दोस्तों ऐसे शॉर्टकट से जो है दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे शॉर्टकट को न अपनाएं। जब उम्र आपके अध्ययन करने की है 25 वर्ष तक, तो दोस्तों हम कहते हैं भाई ब्रह्मचार्य आश्रम रहता है ना, विद्यार्थी जो है ज्ञान अर्जन करता है, तो कम से कम उस उम्र तक तो आप जो है गहराई से अध्ययन कीजिए अपने विषय को। फिर ऐसी पढ़ाई करके और ऐसा नेट निकाल के फिर आगे चलकर आप क्या क्या कर लोगे। शिक्षक को एक राष्ट्र निर्माता माना जाता है, फिर ऐसा क्या राष्ट्र निर्माण करोगे आप, है ना दोस्तों। तो आपको जो है अच्छी पुस्तक का अध्ययन करना है, और दोस्तों अपनी उम्र के हिसाब से जो है दोस्तों गहराई से अध्ययन करना है। करो तो दोस्तों ऐसे करो कि पूरी जान डाल दो, अदरवाइज फिर करो ही मत, है ना। फिर दोस्तों फॉर्मेलिटी का अभी ये जमाना ऐसा नहीं है कि आप उसमें फॉर्मेलिटी कीजिए, बिकॉज दोस्तों कंपटीशन बहुत हाई है, यहाँ फॉर्मेलिटी का काम नहीं होता है। यहाँ दोस्तों पूरा शिद्दत से टूट कर ही तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए दोस्तों लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वह क्या है, देखिए फोर्थ टिप क्या है, सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल आपका होना चाहिए। बुक्स जो है दोस्तों सेलेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ एक आधी आप गाइड ले सकते हो हेल्प के लिए, ताकि उससे रिवीजन हो सके एन वक्त पर, क्योंकि दोस्तों एन वक्त पर मोटी मोटी बुक्स का रिवीजन करना मुश्किल होता है, ठीक है, पॉसिबल नहीं होता है। बट हाँ अगर आपके खुद के नोट्स हैं तो आप उनको जो है रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों फिर आपको कोई ऐसी बुक लेनी पड़ेगी जो एन वक्त पर आपको जो है सारी चीजें प्रदान कर सके, और मार्केट में आती भी है, ठीक है। चलिए पांचवी और लास्ट दोस्तों, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट में है लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे विद्यार्थी नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या, ये है हमारी रिवीजन। दोस्तों रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज दोस्तों हमारा माइंड जो है वो एक बार जो चीजें हम पढ़ते हैं उसे भूल भी जाता है, ठीक है। और मस्तिष्क की प्रकृति है ये भूलना, तो है ना, और अच्छी भी है दोस्तों। मैंने आपको बहुत बार बताया कि भूलना अच्छी आदत है, भूलना बुरा नहीं है, बिकॉज दोस्तों इंसान के जीवन में सारी चीजें अच्छी ही घटित नहीं होती है, कुछ चीजें बुरी भी घटित होती है। अगर वो भूले ही ना तो फिर वो बुरी चीजें तो उसके मस्तिष्क में घर कर जाएगी, है ना। तो दोस्तों भूलना अच्छी आदत है, लेकिन दोस्तों यदि हम अध्ययन कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, और दोस्तों हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि रिविजन करना, बिकॉज
एक बार पढ़ा हुआ माइंड के अंदर रहता है, लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद में वो धुंधला होने लगता है। उसके बाद में दोस्तों रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। दिन को 2 भागों में बांटिए, एक भाग में अध्ययन कीजिए और दूसरे भाग में रिवीजन कीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो आप तो दोस्तों लास्ट का 1 महीना रिवीजन के लिए छोड़ दीजिए। मैं हमेशा हर बच्चों को कहता हूँ कि रिवीजन ज़रूरी है। भले ही आप कितना ही पढ़ते जाइए, कितना ही पढ़ते जाइए दोस्तों, लास्ट में अगर आपने रिवीजन नहीं करी है दोस्तों तो सारा पढ़ा हुआ साफ हो जाएगा। बिकॉज दोस्तों मस्तिष्क को जो है रिवीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ आपको भी महसूस हुई होगी। तो देखिए दोस्तों, बात ये है कि अगर अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 70% सिलेबस को भी कवर कर लिया है, ठीक है, और एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, ठीक है, लास्ट का 1 मंथ बचा है, ठीक है, अब इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा क्या करेगा, बचा हुआ 30% जो है उसको 1 महीने में कवर करने की कोशिश करता है। बच्चा सोचता है कि डेट अनाउंस हो चुकी है, एग्जाम होगा, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो लास्ट का जो 1 महीना बचा हुआ है उसमें क्या करेगा, वो 30% को कवर करने की कोशिश करेगा। बल्कि इसको क्या करना चाहिए, उसको दोस्तों ये जो 70% है इसको पक्का कर लेना चाहिए, बजाय कि उस 30% को कवर करने, क्योंकि वो 30% तो आपने पढ़ा ही नहीं है ना, उसको पढ़ोगे, उसको पढ़ने में इतना समय लगाओगे। इसलिए आपने जितना पढ़ा है, मैं यही बोलता हूं बच्चों को कि जितना पढ़ा है उसी को पक्का कर लो, कि कम से कम इस 70% में से तो मामला बैठ ही जाए, है ना। जो चीजें नई हैं, जो चीजें नए टॉपिक हैं जिनको अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, उनको याद करके और अगर आप रिवीजन को मिस कर देते हो दोस्तों तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर आपके पास 1 महीना बच रहा है तो जितना पढ़ा है उसका रिवीजन शुरू कर दो, क्योंकि दोस्तों जितना पढ़ा है उसमें से भी काफी मटेरियल आने वाला, 70% बहुत होता है, और इतने में दोस्तों हमारी इजीली नेट भी निकल जाती है। तो बजाय कि जल्दबाजी में, क्योंकि 1 महीने में इतना आप कवर कर ही नहीं पाओगे, फिर आप जल्दबाजी में एक मन को संतुष्ट करने वाला काम करोगे कि हाँ यार मैंने कर लिया है ना। तो जल्दबाजी में दोस्तों अगर ये काम करोगे तो ये जो 70% है इस पर भी पानी फिर जाएगा, फिर ये भी दोस्तों किसी काम का नहीं रहेगा, बिकॉज रिवीजन ही आपने नहीं करी है। ठीक है, तो दोस्तों रिवीजन बहुत जरूरी है करना। चलिए, तो 5 टिप्स मैंने आपको बताई। नंबर 1 मैंने टिप आपको बताई कि बच्चों सिलेबस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। सिलेबस ही वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द हमारा पेपर, हमारा विषय घूमता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया नंबर 2 टिप, PYQ निकालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए दोस्तों। बिकॉज हमारे माइंड को हमको उस लेवल तक प्रिपेयर रखना है। हमें दोस्तों हमारे मस्तिष्क को जो है क्या करना है, हमें हमारे मस्तिष्क को दोस्तों ट्रेंड करना है कि हमें किसका एग्जाम देना है, उस एग्जाम के लिए दोस्तों प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो PYQ निकालिए। नंबर 3 दोस्तों, हमें जो है हमारा सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल, या फिर नंबर 3 मैंने आपको पेपर 1 का बताया था कि पेपर 1 को हल्के में मत लीजिए। पेपर 1 में से क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं दोस्तों, और पेपर 1 स्कोरिंग है, अच्छे से आप उसमें जो है दोस्तों स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप स्कोर ही नहीं कर पाएंगे पेपर 1 के अंदर। भाई पेपर 1 में दोस्तों 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, पेपर 1 में आप सभी को पता है कि 50 क्वेश्चनों का खेल है। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही नहीं होते हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे तो दोस्तों 50 क्वेश्चन यानी 100 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो दोस्तों 100 नंबर का मामला है यहाँ पर, तो इसको हल्के में क्यों लेते हो आप। इसको हल्के में लेने का दोस्तों कोई चांस ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं इसको हल्के में लेने का। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों फिर मैंने आपको बताया सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल। सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल रखिए, बार बार स्टडी मटेरियल को बदलिए मत, क्योंकि बार बार नई नई पुस्तकों को पढ़ने में, समझने में, जैसे दोस्तों किसी शिक्षक को समझने में आपको समय लगता है कि यार ये टीचर कहना क्या चाहता है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों को शुरू में किसी टीचर द्वारा पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आता, लेकिन धीरे धीरे जब वो रेगुलर उन्हें देखते हैं तो समझ में आने लग जाता है। वैसे दोस्तों पुस्तकों की प्रकृति है, वो एकदम से हमको समझ में नहीं आएगी, है ना। आप देखिएगा कि बहुत बार बहुत टफ किताबें बहुत सारे विद्यार्थियों को अच्छी लगती है, बिकॉज वो उसके हैबिचुअल हो चुके हैं। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत इजी किताबें भी जो है दोस्तों अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, क्योंकि उनको उस हिसाब की तैयारी करने में आनंद नहीं आता है। तो दोस्तों सबका अलग अलग समझने का तरीका होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप सभी को जो है रिवीजन तो मोस्ट करना ही है। रिवीजन दोस्तों किसी भी हालत में आप नहीं छोड़ सकते हो। जितना पढ़ा है, जहां एग्जाम की दोस्तों डेट अनाउंस हो जाए तो उसके बाद जितना आपके पास समय बचा है उसमें रिवीजन कीजिए। समय ज्यादा है तो थोड़ा बहुत मैटर जो बचा उसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज 1 महीना 20 दिन बचे। तो दोस्तों जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। इतिहास एकेडमी दोस्तों इतिहास विषय को लेकर UGC नेट JRF की जो है तैयारी करवाती है। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें नहीं है तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक जितना भी हमने काम किया उसके बहुत ही
अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जैसा कि विद्यार्थियों का कहना है। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद है कि इस बार जो नेट का रिजल्ट आएगा, उस नेट रिजल्ट के अंदर दोस्तों इस बार जो रिजल्ट आने वाला है उसमें हमारे इतिहास अकेडमी के बहुत से बच्चों का नाम होने वाला है। और दोस्तों रही बात एप्लीकेशन पर क्लासेस की, रेगुलर क्लासेस हो रही थी, अभी फिलहाल कुछ एग्जाम्स की वजह से दोस्तों घर पर आना पड़ा है मुझे। अभी 20 तारीख को एग्जाम खत्म हो जाएंगे और 20 तारीख के बाद में एप्लीकेशन पर रेगुलर क्लासेस हमारी होनी शुरू हो जाएगी। मैं घर पर भी रहकर क्लासेस प्रिपेयर कर रहा हूँ, बहुत सारी क्लासेस प्रिपेयर मैंने कर ली है। ठीक है, और यहाँ थोड़ी वो सारी व्यवस्थाएं एप्लीकेशन मैनेज वगैरह करने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं यूट्यूब पर आया हूँ आपके लिए। और एक अपना इतिहास दर्शन और लेखन यानी कि हमारा यूजीसी नेट की यूनिट 10 है, उसका भी मैंने कोर्स डाल रखा है। उसमें एक डेमो वीडियो पड़ा है दोस्तों, जाके देख सकते हैं। उसको भी दोस्तों अगस्त के महीने में शुरू कर देंगे। उसमें लगभग 40 से 50 वीडियो हमारे बनने वाले हैं, ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं है। उसको 1 महीने में हम पूरा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इतिहास अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है दोस्तों समय समय पर इंपॉर्टेंट जो है टेस्ट सीरीज, बीच में हमने टेस्ट सीरीज निकाली थी, ठीक, आगे भी निकालेंगे इसी प्रकार से, तो इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आपको कुछ समझ में आता है दोस्तों तो आप जो है कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसके अलावा जो जो टिप्स मैंने आपको बताई है, ठीक है, उनको फॉलो कीजिए। चाहे अगर आपको दोस्तों क्या करना है, अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो दोस्तों सेल्फ स्टडी के द्वारा भी जो दोस्तों क्या हो सकता है, एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है दोस्तों। ठीक है, बस आपको जो है निरंतर अध्ययन करना है। समय जो है दोस्तों व्यर्थ कम कीजिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी। बिकॉज दोस्तों मैंने भी, ये मेरा अनुभव है दोस्तों, मैं भी देखता था। देखिए, एक विद्यार्थी जीवन में जिज्ञासा होना स्वाभाविक सी बात है ना। विद्यार्थी जीवन में जिज्ञासाएं होती है कि यार क्या होगा, क्या नहीं होगा, होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, आप अपने किसी एक टीचर से पूछ लीजिए, आप जिस पर विश्वास करते हैं, चाहे वो मैं भी हो सकता हूँ या वो कोई और भी हो सकता है, जिस पर आप विश्वास करते हैं उससे पूछ लीजिए। और उसके बाद में दोस्तों आप अपनी तैयारी को आगे जारी रखिए। ठीक है, पुरानी कट ऑफ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इस साल होगा या नहीं होगा। भाई अगर आपके 80 से कम बन रहे हैं दोस्तों तो बहुत मुश्किल है। हाँ, पहले 50% भी जाती थी, 50% पर भी दोस्तों हो जाता था नेट, लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मामला होता रहता है। 75 भी है, 75 से 80 के बीच में भी है, तो भी दोस्तों आप किनारे पर ही हो, इतना अच्छा स्कोर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तैयारी रोकनी नहीं चाहिए। विद्यार्थी 2-2 3-3 महीने खराब कर देते हैं सिर्फ रिजल्ट का वेट करने में, और उसके बाद में जब रिजल्ट आ जाता है और जस्ट अगले ही महीने फिर नेक्स्ट एग्जाम के फॉर्म फिल होने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद में फिर हम हड़बड़ा जाते हैं और फिर हमें इतना समय नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को बारीकी से दोस्तों समझिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक्सेप्टेड कट ऑफ जो भी है, ठीक है, जो आएगी वो आपके सामने अगस्त के फर्स्ट वीक में पूरा रिजल्ट ही आ जाएगा, फाइनल आंसर की के साथ रिजल्ट आ जाएगा। तो आप तो बस अब तैयारी कीजिए, है ना, बजाय कि आप इधर उधर जो है दोस्तों ध्यान इधर उधर जो है ध्यान भटकाने की बजाय। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे। इन टिप्स को फॉलो करके दोस्तों डेफिनेटली जो है आप एग्जाम निकालेंगे, और न सिर्फ एग्जाम निकालेंगे बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर आप करने वाले हैं। चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,